इवनिंग, आप सभी का स्वागत एक बार फिर। जो भारत का संवैधानिक इतिहास की सीरीज चल रही थी उसमें कंटिन्यू करते हैं। आज मित्रों बात करेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1861 क्या है, इस अधिनियम की विशेषताएं उसको एक एक करके देखिएगा। पहली बड़ी विशेषता तो ये होगी इसकी, जो वायसराय हुआ करते थे, वायसराय जो हुआ करते थे, इस वायसराय के अंडर में दो प्रकार की टीमें हैं। पहले जो टीम थी उसको कार्यकारिणी परिषद कहा जाता था, कार्यकारिणी परिषद। और दूसरा जो मित्रों टीम थी इसको विधायी परिषद के नाम से जाना जाता था, विधायी परिषद। वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें इस 1861 के अधिनियम से पहले 4 सदस्य हुआ करते थे। अब इस अधिनियम के द्वारा इसमें एक और सदस्य जोड़ दिया जाएगा जो विधि सदस्य के रूप में जोड़ेगा। जानकारी इस बात की रखना कि जो हम लोगों ने बात की थी पहले 1833 के चार्टर एक्ट में, जब लॉर्ड मैकाले की बात की थी, विधि सदस्य के रूप में आया था, वो वहां पे अस्थायी सदस्य के रूप में जुड़ा है। अब यहाँ पे जो विधि सदस्य जुड़ेगा मित्रों, वो स्थायी रूप से जुड़ेगा। अब कार्यकारिणी की संख्या 4 से बढ़कर कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। ये इस अधिनियम का एक बड़ा प्रावधान है। दूसरा जो विधायी परिषद है वो क्या है, सुनिएगा। इस विधायी परिषद में न्यूनतम संख्या 6 सदस्यों की थी और अधिकतम संख्या 10 सदस्य थे। न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 10 सदस्य। और इन सदस्यों का कार्यकाल जो होता था मित्रों, वो 2 वर्ष होता था। अब इसी अधिनियम के द्वारा एक और बड़ी पहल हुई है कि इसमें विधायी परिषद में भारतीय सदस्यों को भी शामिल करने की पहल प्रारंभ हुई है। शामिल करने की पहल की गई। अब भारतीय सदस्यों में किसको किसको शामिल किया जाएगा? तो बनारस के राजा को शामिल किया जाएगा, बनारस के राजा को। दूसरा पटियाला के महाराजा को शामिल किया जाएगा, पटियाला के महाराजा को। और तीसरा मित्रों सर दिनकर राव को शामिल किया जाएगा, सर दिनकर राव। ये विधायी परिषद में शामिल होंगे। वापस सुन लीजिएगा, 1861 के भारत शासन अधिनियम की बात कर रहा हूं। इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी वो क्या होगी? जो वायसराय के अंडर में काम करने वाली जो टीम है, समूह है, वो 2 प्रकार के हैं। एक कार्यकारिणी परिषद जिसको एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हो, दूसरा विधायी परिषद है। इस कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4+1 और विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 होंगे और अधिकतम 10 तक हो सकते थे। तो पहले 4 थे, अब इसमें एक और विधि सदस्य के रूप में जुड़ेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? अब कार्यकारिणी परिषद में सदस्य मित्रों कितने हो जाएंगे? तो 5 सदस्य हो जाएंगे। और यहाँ पर विधायी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल करने की पहल की गई है, शुरुआत की गई है। बनारस के राजा को शामिल किया गया, पटियाला के महाराजा को शामिल किया गया तथा सर दिनकर राव को शामिल किया गया। ये इस अधिनियम की बड़ी विशेषता है, इसको ध्यान में रखना है। और क्या हुआ इस अधिनियम के द्वारा, उसको सुनिएगा। इसी अधिनियम की मित्रों दूसरी एक बड़ी विशेषता ये होगी, वायसराय को ब्रिटिश भारत का बजट बनाने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश भारत का बजट बनाने का या बजट बनाने का या प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। जानकारी रखना, इससे पहले तक जो ब्रिटिश भारत था, इसके लिए बजट अंग्रेज अधिकारी जो भारत सचिव था, जिसका ऑफिस लंदन में हुआ करता था, वो भारत सचिव या भारत मंत्री वो बजट बनाया करता था। लेकिन 1861 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार अब वायसराय को बजट बनाने का अधिकार दिया गया है। ये इस अधिनियम की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसी अधिनियम की एक तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता मित्रों ये है कि विभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई है। विभागीय व्यवस्था, विभागीय व्यवस्था, विभागीय व्यवस्था को मित्रों दूसरे शब्दों में पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहा जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय व्यवस्था। मतलब इसका यह होता है
कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है, इसके जो भी सदस्य होंगे उनको पर्टिकुलर एक या एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती थी। तो विभागों का मुखिया बनाया जाना तय हुआ है। यहाँ से जो वायसराय या गवर्नर जनरल है, इसकी जो कार्यकारिणी परिषद है, इसके सदस्यों को एक या एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी देना प्रारंभ कर दिया है। ऐसी व्यवस्था को मित्रों विभागीय व्यवस्था या पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। जानकारी इस बात की भी रखिएगा, यह सिस्टम अप्रत्यक्ष रूप से 1859 में स्टार्ट हो गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लेकिन इससे व्यवस्थित रूप से कानून बनाकर कब स्टार्ट किया गया, तब उसमें जवाब आएगा 1861 का भारत शासन अधिनियम। ये बात ध्यान में रखनी है। ये 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वो इसके अलावा 1-2 और बातें उसको सुनिएगा। अधिनियम की एक और विशेषता देखिएगा, वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद का गठन करने का अधिकार दिया गया है। अब वायसराय प्रांतों के अंदर विधान परिषद का गठन भी कर सकता है। इसका अधिकार 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही दिया गया। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद का गठन करने का अधिकार, एक ये भी इसी के द्वारा होगा। एक और विशेषता इसकी देखिएगा, कुछ कानून इसी अधिनियम के द्वारा लागू किए गए हैं। कौन कौन से कानून? जैसे एक तो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता जिसको बोलते हैं, एक सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और एक सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ये मित्रों 3 कानून इसी अधिनियम के द्वारा लागू हुए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी इसी अधिनियम के द्वारा लागू हुए। एक इस अधिनियम की तो नहीं, 1861 के वर्ष की एक बात है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट अलग से आया, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, और इसी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा मित्रों 3 जगह पर, कलकत्ता में, बंबई में तथा मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना भी की गई है, उच्च न्यायालयों की स्थापना भी की गई है। ये भी बात ध्यान में रखनी है। 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की या हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। ये भी बात ध्यान रखनी है। ये 1861 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में मित्रों बात हुई। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम, उसको देख लीजिएगा। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है मित्रों, उसके संदर्भ में 1-2 बातें हैं, उसको देख लीजिएगा। एक प्रश्न तो यहां से ये पूछा जा सकता है कि ये 1892 का जो भारत शासन अधिनियम बना था, ये क्यों बना, इसका रीजन क्या? तो मित्रों हम लोग कह सकते हैं कि 1885 में भारत में एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई है। ऐसी एक संस्था बनी है जो आगे जाकर भारत की स्वतंत्रता में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। मैं बात कर रहा हूं मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने जो अपनी मांगे रखी थी, उन मांगों को, कुछ मांगों को पूरा किया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो उसमें आंसर आएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। कांग्रेस ने कुछ बातें रखी है ब्रिटिश सरकार के सामने, और इस बातों को इस 1892 के भारत शासन अधिनियम के अंदर पूरा किया गया। एक बड़ा प्रश्न है इसके संदर्भ का, वो आप लोग ध्यान रख लें। अच्छा है, सुनिएगा। जो वायसराय था मित्रों, इस वायसराय के अंडर में 2 प्रकार की टीमें काम कर रही थी। मैंने अभी बताया आपको, एक कार्यकारिणी परिषद और दूसरा विधायी परिषद। इस विधायी परिषद में मैंने पहले आपसे बात की, न्यूनतम सदस्य 6, अधिकतम सदस्य 10। अब ये संख्या मित्रों न्यूनतम सदस्य हो जाएंगे 10, इसकी संख्या बढ़ रही है, और 10 से बढ़कर अधिकतम सदस्य कितने हो जाएंगे? इसमें 16।
इतने सदस्य इस विधायी परिषद में आ सकते थे। और उसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान आपको रखनी है कि इतने सदस्यों का 2/5 भाग इसमें भारतीय सदस्य होने अनिवार्य है। भारतीय सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई, फिक्स कर दी गई कि विधायी परिषद में जितने भी मेंबर होंगे उसका 2/5 भाग सदस्य भारतीय होंगे। ये बात 1892 के भारत शासन अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में तय हुई है। ये बात ध्यान में रखनी है। और दूसरा, इस विधायी परिषद को बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी दिया गया है। बजट पर चर्चा, पहले बजट पर चर्चा करने का अधिकार मित्रों केवल कार्यकारिणी परिषद को था, वायसराय की टीम को जो कार्यकारिणी परिषद है उसको। अब विधायी परिषद भी बजट पर चर्चा कर सकती थी। ये बात भी इसी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा तय की गई थी। अब मित्रों हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम की, जो है, अब बात करते हैं 1909 के अधिनियम की। इस अधिनियम का मित्रों एक नाम है मॉर्ले-मिंटो अधिनियम। मॉर्ले-मिंटो अधिनियम, इसी अधिनियम को मित्रों मॉर्ले-मिंटो सुधार या मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मॉर्ले-मिंटो नाम क्यों पड़ा, ये एक अच्छा प्रश्न यहाँ पे हो सकता है, तो इसको सुनिएगा। मॉर्ले तत्कालीन समय के अंदर मित्रों भारत मंत्री या भारत सचिव के पद पर हुआ करता था, तत्कालीन भारत सचिव। और मित्रों जो ये मिंटो है ये तत्कालीन समय के वायसराय के पद पर था, वायसराय। और इसका नाम मित्रों लॉर्ड मिंटो द्वितीय है, लॉर्ड मिंटो सेकंड। और इसका कार्यकाल भी मित्रों ध्यान रखना है 1905 से लगा के 1910। ये लॉर्ड मिंटो सेकंड का कार्यकाल जो भारत में अपनी कहानियां बनाएगा। तो इन दोनों के अधिनियम को बनाने में विशेष भूमिका थी, इसलिए इस अधिनियम को मॉर्ले-मिंटो अधिनियम या मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1909 का भारत शासन अधिनियम कहोगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इस अधिनियम के प्रावधानों पर चलते हैं, जहां से भारत की राजनीतिक व्यवस्था में मित्रों एक नया दौर आया, आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। जहां से क्या था, ध्यान दीजिएगा। बड़ी विशेषता इस अधिनियम के द्वारा जो मित्रों प्रांत हुआ करते थे और प्रांतों में जो विधान परिषदें थी, उन प्रांतों में जो विधान परिषदों के जब चुनाव होंगे तो उन चुनावों के लिए मुसलमानों को पृथक से रिजर्व सीटें दे दी गई। मैं इसको लैंग्वेज में कहना चाहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि 1909 के मॉर्ले-मिंटो अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषद के चुनावों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा पृथक मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई है। अब क्या होता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मताधिकार, उसको सुनिएगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र एक शब्द तो ये है और एक शब्द है मित्रों पृथक मताधिकार। सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ज्यादा कठिन नहीं है, सुनिएगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब पर्टिकुलर जो क्षेत्र होगा उसमें एक एरिया ऐसा निर्धारित कर दिया गया जहां से उन प्रांतीय विधान परिषद के चुनावों में केवल मुसलमान कैंडिडेट ही खड़ा होगा। ये तो मतलब हुआ पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और पृथक मताधिकार का क्या तात्पर्य हुआ, तो कि उस मुसलमान जो खड़े हुए हैं उसको वोट देने का अधिकार भी किसका होगा, केवल मुसलमानों का। ये होगा मित्रों पृथक मताधिकार। कहना यूं चाह रहा हूं कि उस क्षेत्र में यदि दूसरे कोई संप्रदाय का व्यक्ति रह रहा है तो उसे वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा। ऐसे करके भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई है। मित्रों सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम द्वारा हुआ, तो उसमें जवाब दिया जाता है 1909 के मॉर्ले-मिंटो अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा प्रश्न, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो मित्रों नाम आता है जो तत्कालीन वायसराय होगा, लॉर्ड मिंटो सेकंड। इसे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। और यहीं पर मित्रों एक कोटेशन है कि मॉर्ले ने मिंटो को पत्र लिखते हुए ये कहा कि पत्र कहां से, मॉर्ले कहां बैठता था, लंदन में, तो लंदन से मित्रों पत्र आया है भारत। और मॉर्ले ने इस पत्र में लिखा
कि हम भारत में नाग के दांत, नाग यानी सांप, नाग के दांत बीज रहे हैं या बो रहे हैं। तो उस लाइन का क्या अर्थ हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। आप मेरी बातों से सहमत हो तो साथ साथ में हाँ भी बोलते रहिएगा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, जैसे कि यदि 1909 के भारत शासन अधिनियम में ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मताधिकार मुसलमानों को नहीं दिया जाता तो क्या जिन्ना जैसे कट्टर नेता पैदा होते? यदि जिन्ना जैसे कट्टर नेता पैदा नहीं होते तो क्या पाकिस्तान के रूप में पृथक राष्ट्र की मांग होती? यदि पाकिस्तान के रूप में पृथक राष्ट्र की मांग नहीं होती तो क्या भारत का विभाजन होता? और क्या भारत का विभाजन नहीं होता तो वर्तमान में जो हम लोग कश्मीर समस्या का दंश झेल रहे हैं, ये कश्मीर समस्या हम लोगों को झेलनी पड़ती क्या? तो इन सभी का जवाब नहीं है। तो ये सारी की सारी जो बातें मित्रों प्रारंभ हुई है वो इसी 1909 के भारत शासन अधिनियम से प्रारंभ हुई है। ये एक आप कह सकते हो जड़ थी, नींव थी, यहीं से संप्रदायवाद की भव्य अटालिकाएं खड़ी हुई है और जिसका परिणाम अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये एक बड़ी विशेषता होगी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया तथा पृथक मताधिकार दिया गया 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। एक प्रश्न मित्रों और मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं कि अंग्रेजों को ये इतना बड़ा भारत की राजनीति के अंदर जो ये जहर घोल रहे हैं, इस सांप्रदायिकता के नाम से जो जहर घोला जा रहा है, इस सांप्रदायिकता का जहर घोलने का उनको मौका कैसे मिला? तत्कालीन भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि में क्या हो रहा होगा या क्या हुआ होगा जिसके कारण अंग्रेजों को भारत में नाग के दांत बोने का अवसर प्राप्त हुआ? तो उसके संदर्भ में मैं कुछ मुद्दे हैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे, उसको एक एक करके सुनिएगा। मैं 2-3 वर्षों के माध्यम से उनकी बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सबसे पहले मित्रों मैं आपसे बात करना चाहूंगा 1904 एक अधिनियम आया जिसका नाम था यूनिवर्सिटी एक्ट, या जिसे आप लोग विश्वविद्यालय अधिनियम के नाम से जान सकते हैं, विश्वविद्यालय अधिनियम। पहले मित्रों क्या जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे भारत में, उनको खुद के नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार होता था, वो स्वायत्त हुआ करते थे, वो ऑटोनोमस हुआ करते थे, उनका खुद का कार्य किया करते थे। लेकिन 1904 के अंदर जो विश्वविद्यालय अधिनियम बना, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इन विश्वविद्यालयों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो सोच थी वो ज्यादा विकसित नहीं हो पाए, हम लोग ज्यादा सुदृढ़ रूप से एक नहीं हो जाए। तो यहां से प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं। तो 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने हमारे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास प्रारंभ किया था। एक बात तो ये। दूसरा 1905 ये महत्वपूर्ण कारणों में से एक है मित्रों, जिसे हम लोग बंग भंग के नाम से जानते हैं, बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं, बंग भंग। मैं आपको सारगर्भित बात बताना चाहूंगा, तथ्यों पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालते हुए, क्योंकि वो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है, आधुनिक भारत का, तो मैं वहां डिस्कस करूंगा। आप ऐसे बता सकते हैं कि तत्कालीन समय का जो बंगाल था मित्रों, वो 2-3 कारणों से इंपॉर्टेंट है। एक, पहला कि तत्कालीन समय का जो मित्रों बंगाल है वो भारत के प्रांतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, एक तो ये। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा, एक तो ये। दूसरा, तत्कालीन भारत की जो राजनीतिक चेतना थी, उस तत्कालीन भारत की राजनीतिक चेतना का जो सबसे बड़ा यदि केंद्र माना जाए तो भी वो क्षेत्र कौन सा होगा? बंगाल। राजनीतिक चेतना का सबसे बड़ा केंद्र, का प्रमुख केंद्र। और तीसरा मित्रों हम लोग कह सकते हैं कि यदि धनवान की दृष्टि से बात की जाए, रिच एरिया की बात की जाए, तो भी उसमें बंगाल सबसे टॉप पे था। यहाँ बंगाल का आप कह सकते हो कि धन की दृष्टि से भी सर्वोच्च है सब भारत के सभी प्रांतों में। तो ये 3 मुख्य रीजन हैं जिसके कारण से अंग्रेजों ने इस बंगाल को विभाजित करने की प्लान किया है। सबसे बड़ा जो कारण था अंग्रेजों द्वारा इस बंगाल को बांटने का, वो ये था कि राजनीतिक चेतना का सबसे बड़ा केंद्र था। इस बंगाल पर मित्रों आरोप ये लगाया, तत्कालीन जो गवर्नर जनरल हुआ करता था या वायसराय हुआ करता था, उसका नाम है मित्रों लॉर्ड कर्जन।
और लॉर्ड कर्जन का समय है मित्रों 1899 से लगा के 1905। इस लॉर्ड कर्जन ने तत्कालीन बंगाल पर यह आरोप लगाया कि बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत है और हमारा एक अधिकारी इतने बड़े प्रांत पर अच्छे से प्रशासन नहीं चला पा रहा है, इसलिए प्रशासनिक वहां पे अव्यवस्था हो रही है। और प्रशासनिक अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए मित्रों इस बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, एक तरफ पश्चिमी बंगाल और एक तरफ पूर्वी बंगाल। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूं, इस बंगाल का जो वास्तविक अपराध था वो वास्तविक अपराध ये था, ये तत्कालीन भारत की राजनीतिक चेतना का, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा केंद्र था। ये बात अंग्रेजों से सहन नहीं हो रही थी, इस कारण लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया। ये दूसरी बात यहां पे ध्यान रख सकते हो। अब जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन तत्कालीन समय की जो उदारवादी कांग्रेस थी, इस उदारवादी कांग्रेस की सबसे बड़ी हार मान सकते हैं, या तत्कालीन उदारवादी कांग्रेस के मुंह पर तमाचा कह सकते हैं हम इसको। और इसके बाद ही जो उग्रवादी लोग हैं, लाला लाजपत राय जैसे लोग, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, अरविंद घोष जैसे लोग, विपिन चंद्र पॉल जैसे लोग, ये लोग मार्केट में आएंगे और ये कहेंगे कि ये जो स्वराज्य है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और जो उदारवादी लोगों ने पहले जो कार्य किया था, उन लोगों के कार्यों की पद्धति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति बताया जाएगा। ये यहाँ पर एक बंग भंग की घटना हो रही है। तो अंग्रेजों ने भारत का जो एक राजनीतिक एकता का क्षेत्र था बंगाल, उसको हिंदू और मुस्लिम वाले क्षेत्रों में अलग अलग बांट दिया, जिससे भारत की राजनीतिक एकता क्या होगी, कमजोर होगी। ये 1905 के वर्ष की घटना। दो घटनाएं और हैं, उनको भी देखिएगा। एक 1906 की घटना है मित्रों, दिसंबर 1906 की घटना होगी। ढाका पूर्वी बंगाल की राजधानी है ढाका, और जो ढाका है इसका नवाब हुआ करता था मित्रों सलीम उल्लाह। और एक इस सलीम उल्लाह का निजी पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था, इसका नाम था सर आगा खां। यह अंग्रेजों का भी आप कह सकते हो कि थोड़ा अंग्रेजों की और सर आगा खां की भी अच्छी ट्यूनिंग थी स्टार्टिंग में। तो ढाका का नवाब है मित्रों सलीम उल्लाह, और एक उसका सपोर्टर सर आगा खां। ये दोनों तत्कालीन जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो, उससे मिलने शिमला में गए हैं। और शिमला में लॉर्ड मिंटो ने उनको ये आश्वासन दिया कि हमारे द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मुसलमानों के राजनीतिक हितों की अवश्य रक्षा की जाएगी, और आप लोग भी इसके लिए प्रयास करो, और आप इसके लिए एक ऐसी संस्था बनाओ जैसे हिंदुओं के लिए कांग्रेस काम कर रही है, उसी प्रकार मुसलमानों के लिए भी आप अलग से राजनीतिक संगठन बना दो। ऐसा सुझाव दिया किसने, लॉर्ड मिंटो सेकंड ने। ये शिमला में जब मिले थे सर आगा खां और सलीम उल्लाह लॉर्ड मिंटो से, तब की बात होगी। दूसरे शब्दों में मैं एक लाइन ऐसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी कांग्रेस, उसी प्रकार से लॉर्ड मिंटो द्वितीय के मस्तिष्क की उपज होगी मित्रों एक मुस्लिम राजनीतिक पार्टी, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा जाएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कहा जाएगा। ये दोनों जैसे ही वापस आएंगे, इन्होंने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की है, जिसे मित्रों मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई है, और ये अब मुसलमानों के हितों की अलग से बात करेगी, और ये हिंदू जो मुस्लिम जो वैमनस्यता बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि यहां से शुरुआत हो रही है कि हिंदू अपने लिए अलग से बात करेंगे और मुस्लिम अपने लिए अलग से बात करेंगे। हालांकि ऐसा कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं था कि कांग्रेस में केवल और केवल हिंदू ही थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको इस बात से प्रेरित किया कि वो हिंदुओं के लिए अलग से संस्था है कांग्रेस, उसी तरह मुसलमानों के लिए अब अलग से संस्था बनाओ, उसके लिए संस्था बनी है मुस्लिम लीग। तो ये 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। एक ये बात ध्यान रखनी है। अंतिम बात जो मैं करना चाहूंगा उसको भी सुनिएगा। 1907 में मित्रों कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है सूरत में, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हो रहा है। और इस सूरत अधिवेशन में मित्रों अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कह सकते हैं कि द्वंद्व पैदा हो गया है।
उदारवादियों में और उग्रवादियों में। उदारवादी चाह रहे थे कि हमारी तरफ से जो अध्यक्षता है वो कौन करे, तब उसमें नाम आता है रास बिहारी घोष का। उदारवादी चाह रहे हैं कि हमारे तरफ से अध्यक्षता इस अधिवेशन की करे रास बिहारी घोष, जबकि जो उग्रवादी विचारधारा के लोग हैं या जो गर्म विचारधारा के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इस 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे, लाला लाजपत राय करे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष मित्रों किसको बनाया गया, रास बिहारी घोष को बनाया गया। ये बात लाला और उसके समर्थकों को रास नहीं आई और उस सदन का बहिष्कार कर दिया। लाला लाजपत राय अपने समर्थकों के साथ 1907 के कांग्रेस अधिवेशन का बहिष्कार करेंगे और वहां से चले जाएंगे। इस प्रकार जो तत्कालीन भारत की राजनीतिक एकता को मित्रों एक ही सूत्र में पिरोए हुए थी जो संस्था कांग्रेस, वो कांग्रेस संस्था भी अब दो भागों में बढ़ जाएगी। मैं कहना यूं चाह रहा हूं कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गई, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। अब जो भारत को एक रखने वाली संस्था थी, यदि वो ही एक नहीं रही, तब अंग्रेजों को अपने हाथ खोलने का मौका मिलेगा। और उसके बाद अंग्रेजों ने 1909 के अंदर ये पार्लियामेंट अधिनियम लाया और इसके द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर चुनाव प्रणाली में रिजर्वेशन दिया, पृथक मताधिकार दिया और जिससे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसको ध्यान रखना है, ये आगे जाके भारत के विभाजन की जो नींवें हैं मित्रों वो यहीं से प्रारंभ हुई। ये 1909 का पार्लियामेंट अधिनियम था। ये सारी बातें हैं। एक बात यहां से और मैं आप लोगों को तथ्यात्मक रूप से कहना चाहूंगा, उसको भी आप लोग सुनिएगा। इसी 1909 के वर्ष के अंदर गवर्नर जनरल की मित्रों जो कार्यकारिणी परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो मित्रों कार्यकारिणी परिषद है गवर्नर जनरल की, उस कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया है और उसका नाम है मित्रों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन, तो उन्हें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या एसपी सिन्हा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न अच्छा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक और प्रश्न यहां से आप लोग कह सकते हो कि इसी 1909 के वर्ष में भारत सचिव की जो मित्रों कार्यकारिणी परिषद थी, भारत सचिव जो लंदन में बैठा करता था, भारत सचिव की जो कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद, इसमें भी मित्रों दो भारतीय सदस्यों को इसी 1909 के वर्ष में शामिल किया गया है। दो सदस्य, वापस सुन लीजिएगा, यही 1909 वाला वर्ष होगा जिसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भी एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल यानी वायसराय भारत में बैठ रहा है, तो उसमें तो शामिल हुआ है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जिनका नाम है एसपी सिन्हा। दूसरा एक और नई जानकारी दे रहा हूं, उसको भी ध्यान रखिएगा। जो भारत सचिव की कार्यकारिणी परिषद होगी मित्रों जो लंदन में है, उसमें भी दो भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया है। उनके नाम आप लोग ध्यान रख सकते हो। एक नाम है मित्रों केजी गुप्ता और दूसरा नाम है सैयद हुसैन बिल ग्रामी। एक नाम है केजी गुप्ता और दूसरा नाम है मित्रों सैयद हुसैन बिल ग्रामी। ये भी बात आप तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये 1909 के अधिनियम की या पार्लियामेंट अधिनियम की बातें हैं। अगले वीडियो के अंदर ये टॉपिक आपका पूरा होगा जिसमें 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का और 1947 के अधिनियम की मैं कुछ बातें बताऊंगा। इसके साथ ही सारी जो सीरीज थी भारत के संवैधानिक इतिहास की वो अगले वीडियो में मित्रों पूरी होगी। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग लगातार देख रहे हैं और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ये बताते जाएं, कोई क्वारी हो तो पूछते जाएं, जिससे हमको पता चले कि आप इस वीडियोस में इंटरेस्ट ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको नोट्स बनाएं और उसको लिख लिख कर याद करने की कोशिश करें। जो ये लॉकडाउन का समय है मित्रों, इसका आप लोग पूर्ण रूप से यूज लें, बिल्कुल फ्री नहीं बैठें। ये जो आपको गोल्डन समय मिला है इसका यूज लें। ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक सीख है, एक नसीहत है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।